Okay, so in the last lecture we have started about proteins. Okay, so we have seen the basic informations of protein, their resources, what are their importance, and we have seen that proteins are nothing but the polymers of alpha amino acid. Okay, so the single basic unit, or we can say the monomer in protein, it is nothing but the alpha amino acid. Alpha amino acid से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं. और हमने अल्फ़ा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी लिखा था. ठीक है, तो एसिड का पार्ट है दैट इज़ COOH, उसके रिस्पेक्ट में दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, और इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप दैट इज़ NH2 ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड. और जो फोर्थ वैलेंसी है कार्बन की वो होती है R. और R क्या है, R बहुत सारे ग्रुप्स हैं, है ना. तकरीबन हमारे जो पास बुक है उसके अंदर टेबल के अंदर 20 डिफरेंट ग्रुप्स क्या हैं, R के रिप्लेसमेंट में है, जिससे डिफरेंट टाइप्स के अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बनते हैं. वो भी हमने देखा था. उसके अंदर फिर हमने बेसिक, है ना, उसके बाद में न्यूट्रल, एसिडिक, इस टाइप के देखे. उसके बाद में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अल्फ़ा अमीनो एसिड, ये सारी डिटेलिंग हमने लास्ट टाइम पर कर ली थी. फाइन, अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ. नाउ लेट्स से D और L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स. अब जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी D एंड L कॉन्फ़िगरेशन थी, तो सिमिलरली अब हम लोग अल्फ़ा अमीनो एसिड के अंदर भी D एंड L कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे. अब देखिए, चलो ये अगर मेरा अल्फ़ा अमीनो एसिड है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ. ये वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन, और यहाँ पर लेट से मैंने लगा दिया हाइड्रोजन. तो याद है, अगर हमने बोला था कि इससे पहले यहाँ पर अगर H होता तो ये बन जाता ग्लाइसिन. ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं सारे के सारे कायरल हैं. ठीक है, कायरल क्यों, इसलिए कि इनके अंदर कायरल कार्बन पाया जाता है. अब ये स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा. अब देखो, ये कार्बन है, इसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अपोजिट में R है. इसी तरह एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ NH2 है. तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ लिखता हूँ. यहाँ पर लिखा लेट से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर लिख दिया मैंने R. फाइन, इसको सिर्फ उल्टा किया. एक तरफ आएगा NH2 ग्रुप और एक तरफ आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन. फाइन, ये स्ट्रक्चर हमारा हुआ. तो अब देखिए, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ विदाउट शोइंग द कार्बन, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना. ये कुछ बनेगा इस तरीके से. हियर इज़ COOH, हियर इज़ R, हियर इज़ NH2 एंड हियर इज़ माई H. दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम है. यहाँ पर मैंने कायरल कार्बन को शो किया और यहाँ पर मैंने कायरल कार्बन को शो नहीं किया. दिस इज़ ओनली द कार्बन एटम. आई बात समझ में. अब देखिए DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखा था कि DL कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो है लास्ट वाले कायरल कार्बन का जो OH ग्रुप था उसमें देखते थे. अब यहाँ पर जो DL कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हमको सिर्फ चेक करना है द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप. याद रखिए, DL कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है वो NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में बनती है. तो अगर मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाऊं कि जिसके अंदर, जिस अल्फ़ा अमीनो एसिड के अंदर मेरा NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉल्ड एज D कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे कि अगर जो है मेरे अल्फ़ा अमीनो एसिड के अंदर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा, हमेशा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे. ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, नीचे R लिखेंगे, ये फिक्स है. अब सिर्फ किसकी पोजीशन है, H और NH2 की पोजीशन है. तो अगर NH2 ग्रुप मेरा राइट हैंड साइड में है तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कहलाएगी, D कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी. और अगर मेरा NH2 ग्रुप लेफ़्ट हैंड साइड में है, ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ अल्फ़ा अमीनो एसिड का, इसके अंदर मेरा NH2 ग्रुप कहाँ पर है, लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज L कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल सिंपल. तो DL कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रोटीन के अंदर पहचानेंगे कैसे, DL कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन में पहचानेंगे पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप के थ्रू. तो अगर NH2 ग्रुप मेरा जो है राइट हैंड साइड के अंदर है तो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉल्ड एज D कॉन्फ़िगरेशन. और अगर मेरा NH2 ग्रुप यहाँ पर अगर यहाँ राइट हैंड साइड में है तो D कॉन्फ़िगरेशन, और NH2 ग्रुप अगर मेरा लेफ़्ट हैंड साइड में है दैट इज़ कॉल्ड एज L कॉन्फ़िगरेशन. एकदम सिंपल छोटा सा टॉपिक है. आगे बात समझ में. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं. ओके, ना अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ ज़्वीटर आयन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक भी है, ज़्वीटर आयन. अब देखो होता क्या है ज़्वीटर आयन. मैंने ये लिखा एक अल्फ़ा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर. देखिए वही है स्ट्रक्चर, कुछ मुश्किल नहीं है. यहाँ पर COOH है, इसी तरह यहाँ पर C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर R है और यहाँ पर NH2 है. ऐसे ही होता है हमारा. ठीक है, COH, CNH2, H और R, इस तरीके से हुआ हमारा. अब देखिए मैंने सिर्फ इसको क्या किया, एक्सपांड करके लिख दिया. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, C डबल बॉन्ड O, OH इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड.
और ये NH2 ग्रुप है। अब देखिए हम सबको पता है कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है एसिडिक पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ये है बेसिक पार्ट। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, बेसिक पार्ट। तो ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। अब देखिए एसिड और बेस, है ना, अगर हम लोग इसकी जो है डेफिनेशन देखें तो बहुत सारी डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन ये भी है कि एसिड जो होता है ना, ध्यान से समझना ज़रा, एसिड जो होता है वो H+ आयन का डोनर होता है। एसिड मतलब ऐसा कंपाउंड जो H+ आयन को डोनेट कर सके, और बेस जो होता है वो H+ आयन का एक्सेप्टर होता है। बेस जो होता है वो H+ आयन का एक्सेप्टर होता है। एसिड जो होता है वो H+ आयन का डोनर होगा, बेस होगा H+ आयन का एक्सेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के हिसाब से। ये हमारे पास क्या मिला, एसिड बेस एक डेफिनेशन इसके हिसाब से। तो एसिड ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन को दे सकते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है, और ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बेस। अब ज़रा इसमें देखिए, अब ये COOH हम सबको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो एसिड है, इसका मतलब ये H+ आयन देगा। अब इसमें मुझको बताइए H+ आयन मिलेगा कहाँ से, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ आयन के फॉर्म में यहाँ से क्या होगा, देखो ये अगर मैंने बॉन्डिंग की तो अगर ये H+ आयन के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस आएगा ना, यस और नो, क्योंकि अभी क्या है, अभी न्यूट्रल है। देखो अभी न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अगर ये H+ आयन बना तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किस पर, ऑक्सीजन पर, और ये आ जाएगा माइनस। तो अब देखिए ये H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकला। अब ये H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकला तो इसको सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए। तो याद रखना बेस जो होता है वो क्या करता है, H+ आयन को सपोर्ट करेगा। अब देखिए नाइट्रोजन हम सबको पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, Z=7 है। इसके जो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p3, है ना, ये 7 हो गया। सेकंड शेल देखिए, सेकंड नंबर वाला, है ना, लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा वो। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड बना रहा है वो कैसे बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बन गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउट ऑफ 5 उसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए उसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके पास 5 में से 3 यूज़ हुए, 2 तो बच गया ना। इसका मतलब इसके ऊपर क्या, एक लोन पेयर बच गई, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये H+ आयन है, इसको सपोर्ट करना है तो ये सपोर्ट कौन करेगा, ये जो लोन पेयर, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको उसको क्या कर देगा, यहाँ से सपोर्ट कर देगा। आती है बात समझ में। तो अब देखो ये होगा कैसे, अब ये हाइड्रोजन तो क्या हो गई, इसके साथ आकर अटैच होगी तो ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए ना, यस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो लॉस हुआ, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये हाइड्रोजन को सपोर्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा। अब देखिए होता कैसे है, ये फाइनल स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर हो जाएगा NH3+, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा R, और यहाँ पर हो जाएगा C+O। अब देखिए ये कंपाउंड हो गया जिसके अंदर एक कैटायन भी है, एक आनायन भी है। ठीक है, प्लस चार्ज वाला कंपाउंड भी है, माइनस चार्ज वाला कंपाउंड भी है। इसको बोला जाता है डायपोलर आयन, है ना। ये आयन कैसा है, देखो आयन हमने अभी तक 2 टाइप के पढ़े ना, एक कैटायन पढ़ा, एक एनायन पढ़ा। अब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन एट अ टाइम मिलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, डायपोलर आयन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है ज़्विटर आयन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ज़्विटर आयन। तो ज़्विटर आयन ऐसा आयन होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दोनों आयन्स प्रेजेंट होंगे, प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा। ठीक है, तो प्लस वाला, ये माइनस वाला कैसे बना, इसने H+ को डोनेट कर दिया, है ना, H के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इसको क्या, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, माइनस। और इसके ऊपर प्लस क्यों आया, इसलिए कि इसने H+ को न्यूट्रल कर दिया ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पर चार्ज होगा क्या, जब हाइड्रोजन तो न्यूट्रल हो गई तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा, वो किसने दिया, नाइट्रोजन ने दिया, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो अब देखिए ये दोनों जो है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक ही कंपाउंड के ऊपर आ गए, तो ऐसे जो है आयन को, या डायपोलर आयन है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज डायपोलर आयन, इसे क्या कहा जाता है, ज़्विटर आयन कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बोलना चाहिए इक्विलिब्रियम, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। फिर ठीक है, ओवरऑल इसका भी चार्ज न्यूट्रल है। ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ यहाँ पर COOH,
ठीक है। ओवरऑल इसका भी चार्ज न्यूट्रल है, ओवरऑल इसका भी चार्ज न्यूट्रल है ना, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका भी न्यूट्रल है, ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेसेबल हैं, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, डायपोलर आयन, या हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, ज्विटर आयन। आती है बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एट ए टाइम इतना सिंपल भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। ओके नाउ अब हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में आगे चलते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि हमारा जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, ध्यान से देखना ज़रा, ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड हम लोग इसको 3 टाइप के जो है मीडियम में डालेंगे। पहले हम लोग इसको डालेंगे एसिडिक मीडियम में, है ना, एसिड के अंदर इसको डालेंगे और चेक करेंगे कि इसके ऊपर बेसिकली ओवरऑल चार्ज आता कितना है। उसके बाद हम लोग इसको डालेंगे बेसिक मीडियम में और उसके बाद इसको हम लोग डालेंगे न्यूट्रल मीडियम में। तो तीनों मीडियम में हम लोग जब ज्विटर आयन को डालेंगे और उसके बाद हम लोगों को चेक ये करना है कि उसके ऊपर चार्ज, नेट चार्ज या ओवरऑल चार्ज कितना आता है वो चेक करना है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले दिस इज़ माई अल्फ़ा अमाइनो एसिड, है ना, COH CHR NH2, इसको मैंने डाला एसिडिक मीडियम में। अब एक बात हमेशा याद रखना, एसिडिक मीडियम मतलब क्या, ऐसा मीडियम जिसके अंदर H+ आयन मिलते हों। बहुत ध्यान से समझना और ये इसको हमेशा याद रखिए। एसिडिक मीडियम मतलब क्या, ऐसा मीडियम जिसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट हो, उसको बोला जाता है एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब क्या, जिसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट हो, उन्हें बोला जाता है बेसिक मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिए। तो एसिडिक मीडियम मतलब क्या, जिसके अंदर क्या हो, H+ आयन हो। इसका मतलब हमने एक एसिडिक मीडियम लिया जिसके अंदर ऑलरेडी क्या थे, H+ आयन प्रेजेंट थे, हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, हमारा अल्फ़ा अमाइनो एसिड डाल दिया। अब एक बात बताइए, जो H+ आयन है एसिडिक मीडियम में, ये क्या होंगे, इनको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट लगेगी ना अपने आप को। देखो, किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी अपने आप को न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जाने की होती है ना। न्यूट्रल वाले एज़ कम्पेयर टू चार्ज वाले ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये H+ आयन है, इसको अपने आप को न्यूट्रल करना है। अब देखिए, ये पूरे के पूरे कंपाउंड में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसको क्या कर सकता है, इसको न्यूट्रल कर सकता है। देखो H+ है ना, ये न्यूट्रल कब होगा, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम सबको पता है ये जो नाइट्रोजन है इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको बैलेंस करेगा। समझ में आती है बात? तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। हम सबको पता है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या, ऐसा जो है बॉन्ड, ये भी एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम देता है और दूसरा एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने क्या किया, इसको सपोर्ट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर इसको दे दी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन की पेयर मिली और बॉन्ड बना, तो इसका तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन से इसको सपोर्ट किया ना, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, ये COOH, ये H+ जब बाहर अगर फॉर एग्जांपल निकलता भी, तो अब ये NH2 उसको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है क्या, नहीं, क्योंकि ये NH2 का जो नाइट्रोजन है इसने तो पहले ही से एसिडिक मीडियम को सपोर्ट किया है ना। तो अब ये होगा कैसे, ये बनेगा NH3+। अब ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आई ये कहाँ से आई, एसिडिक मीडियम से आई, और बाकी सारे वैसे लिखो CHR। तो अब ये हाइड्रोजन इसको छोड़ेगा क्या, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर इसने छोड़ दिया H+ को, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए अब हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये एज इट इज़ COOH वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये H+ निकलता, इसके साथ आता, यहाँ NH3+ बनता, यहाँ COO- बनता, जैसे हमने अभी ज्विटर आयन में देखे। लेकिन अभी हमारे पास मीडियम कौन सा, एसिडिक है, ऑलरेडी H+ आयन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी H+ आयन प्रेजेंट है। तो ये NH2 क्या करेगा, इन H+ आयन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब इसने इसको सपोर्ट कर लिया, तो अब इसकी लोन पेयर तो ख़त्म हो गई ना। तो अगर ये निकलता, एसिड वाला H+ निकलता, तो अब वो इसको सपोर्ट करने के लायक नहीं है। क्यों, इसलिए कि ऑलरेडी इसकी लोन पेयर इसको जो है बैलेंस करने में, इसको सपोर्ट करने में फिनिश हो गई। इसलिए ये H+ आयन अब यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि टूट गया H+ के फॉर्म में, तो जाएगा कहाँ। समझ में आती है बात? अगर ये ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर रहती तो ये आकर इससे जॉइंट होता, लेकिन इसकी लोन पेयर ऑलरेडी क्या हो गई है, इसके साथ फिनिश हो गई है, इसलिए अब ये ब्रेक नहीं होगा, बल्कि ये किस फॉर्म में रहेगा, COH के फॉर्म में। तो अब देखिए, इसके ऊपर तो आ गया प्लस चार्ज और इसके ऊपर कैसा है, जैसा कि वैसा न्यूट्रल है। तो ओवरऑल चार्ज जो बनेगा एसिडिक मीडियम में, वो चार्ज कौन सा बनेगा, प्लस चार्ज बनेगा। ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर हम लोग एक एसिडिक मीडियम लेंगे, उसके अंदर हम लोग हमारा अल्फ़ा अमाइनो एसिड डालेंगे, तो जो एसिडिक मीडियम का H+ आयन है उसको अल्फ़ा अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब ये इसने जो है इसको सपोर्ट कर लिया तो इसकी लोन पेयर तो ख़त्म हो गई, तो ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, इस वजह से वो COH के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पर चार्ज एज इट इज़ न्यूट्रल हुआ और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर न्यूट्रल, ओवरऑल चार्ज के आगे हमारे पास प्लस चार्ज आ गया। आती है बात समझ में। अब इसी चीज़ को अब हम लोग देखेंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये तो हो गया एसिडिक मीडियम, और दूसरा अब हम लोग क्या देखते हैं, बेसिक मीडियम। अभी मैंने बताया बेसिक मीडियम के अंदर आयन कौन से प्रेजेंट होते हैं, OH- आयन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है NH2CH, यहाँ पर है R, यहाँ पर है COOH, ठीक है। ये मेरा ज्विटर आयन लिया और मैंने उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया, जिसके अंदर कौन से आयन प्रेजेंट हैं, OH- आयन प्रेजेंट है। अब ज़रा देखिए, OH- आयन प्रेजेंट है, अगर अपने आप को न्यूट्रल करना चाहें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे ना, या किसी के साथ शेयर कर लेंगे, दे देंगे, जिसकी वजह से इन पर चार्ज कैसा हो जाए, न्यूट्रल। तो अब ऐसी स्पेसीज ढूंढो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखो इसके अंदर अगर COO ने H+ को जो है अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, तो अब देखिए ये हो गया H+, ये हो गया COO-। अब ये H+ और OH- आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। समझ में आती है बात। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अपने इलेक्ट्रॉन को देना है, ख़त्म करना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर क्या करेगा, अपने साथ बॉन्ड बनवा लेगा जो H2O के फॉर्म में। अब ये हो गया न्यूट्रल। अब ये क्या हो गया, COO-, क्योंकि यहाँ से क्या निकला, H+ निकला। अब देखिए यहाँ से H+ निकल गया, COO- बन गया, लेकिन वो H+ यहाँ आया क्या, इसकी लोन पेयर के साथ उसने जो है ना बॉन्ड बनाया, नहीं बनाया, बल्कि वो ऑलरेडी किसके पास गया, OH- आयन के पास। ये कहाँ से आया, ये आया बेसिक मीडियम के अंदर से। तो ये H+ जैसे ही बाहर निकला तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जाने की बजाय उसने कहा क्या किया, OH- आयन के साथ बॉन्ड बनाकर उसने H2O के साथ अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब ये जैसा कि वैसे ही रह गया, क्योंकि इसने तो किसी को कुछ काम ही नहीं किया ना इसने, तो इसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही रहेगा। बट इसके ऊपर जो चार्ज आ गया एसिड वाले के ऊपर, वो आ गया माइनस चार्ज। तो अब ओवरऑल चार्ज देखिए, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ पर माइनस है, तो बेसिक मीडियम के अंदर ओवरऑल चार्ज क्या बनता है, बेसिक मीडियम के अंदर ओवरऑल चार्ज बनता है -%, ठीक है। एसिडिक मीडियम मतलब क्या, pH कितनी होती है, pH होती है <7, और बेसिक मीडियम के अंदर pH होती है <7। आती है बात समझ में। तो दिस इज़ द एसिडिक मीडियम वेयर pH इज़ <7, उसके अंदर हमको चार्ज कौन सा मिलेगा, +1 चार्ज मिलेगा। और बेसिक मीडियम मतलब जिसके अंदर pH होती है <7, उसके अंदर नेट चार्ज क्या मिलेगा, माइनस का चार्ज मिलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर न्यूट्रल का तो एक्चुअल में देख ही चुके हैं, फिर भी एक मरतबा उसको देख लेते हैं। ओके, तो अब ये है हमारा न्यूट्रल मीडियम। अब देखो न्यूट्रल मीडियम में ना तो H+ होंगे ना OH- होंगे, ठीक है। H+ आयन भी नहीं होंगे, H+ होते तो एसिडिक मीडियम हो जाता, OH- होते तो बेसिक मीडियम हो जाता। तो न्यूट्रल मीडियम में ना तो H+ ना OH-, और अगर हुए भी तो एकदम सिमिलर क्वांटिटी में होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं। तो अब इसमें हमारे पास बाहर से कोई प्लस और माइनस का चार्ज नहीं है, तो अब सिंपल जैसे हमने बेसिक ज्विटर आयन की उसमें देखा, तो होगा क्या, अब ये एसिड क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा, और यहाँ से क्या, यहाँ क्या बन जाएगा, CO-, और इसने क्या किया, अपने अंदर से H+ आयन को डोनेट किया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करके ये NH3 का एक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया, इसको डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, NH3+ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा R, ठीक है, और ये COO हो जाएगा माइनस। अभी हमने इससे पहले जो बेसिक ज्विटर आयन के उसमें देखा, तो अब देखिए एक तरफ COO के ऊपर माइनस का चार्ज है, एक तरफ NH3 के ऊपर प्लस का चार्ज है। तो ये प्लस और ये माइनस है ना, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, या न्यूट्रल बोल सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 0, और ये न्यूट्रल मीडियम है, तो pH कितनी होती है pH होती है 7, और pH 7 मतलब न्यूट्रल मीडियम के अंदर अगर हम लोग ज्विटर आयन को डालेंगे तो ज्विटर आयन के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, 0, ना तो वो माइनस रहेगा ना तो वो प्लस रहेगा। अगर डीप में देखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस मिलेगा, बट ओवरऑल जो चार्ज मिलेगा दैट इज़ 0। आई बात समझ में। तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है, तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि एसिडिक मीडियम मतलब क्या, एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन वाले। अब वो H+ आयन को जो है कौन करता है हमारा, देखो इसको याद रखने का तरीका कैसा है, H+ आयन कहाँ मिलता है, एसिडिक मीडियम में।
तो एसिडिक मीडियम में जो H+ आयन मिला वही चार्ज किसका बन जाएगा, ज़्विटर आयन का। ज़्विटर आयन पर भी चार्ज कौन सा होगा, प्लस। बेसिक मीडियम में OH- आयन होता है, ठीक है, तो माइनस चार्ज वाला है बेसिक मीडियम, तो ज़्विटर आयन पर भी चार्ज कौन सा आता है, माइनस। और न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ज़्विटर आयन भी कैसा होता है, न्यूट्रल। तो एसिडिक मीडियम में प्लस चार्ज, ज़्विटर आयन का भी प्लस चार्ज। बेसिक मीडियम का माइनस चार्ज OH- का, ज़्विटर आयन पर भी माइनस चार्ज। और न्यूट्रल मीडियम में 0, तो ज़्विटर आयन पर भी क्या होता है, 0 होता है। ये सिंपल है, ठीक है। तो इसका भी जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये लेक्चर आज यहाँ पर फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में आगे की तरफ चलेंगे।